Let us start a new chapter, The Sound of Music, from Beehive, CBSE Class 9, textbook in English. The Sound of Music deals with the two very important figures who were very renowned in the field of music. One is Evelyn Glennie and the other is Ustad Bismillah Khan. Evelyn Glennie, she listens to sound without hearing it. उसके बारे में बोला जाता है कि वो साउंड को बिना सुने ही सुन लेती थी. बड़ी हैरान करने वाली बात है ना. बिल्कुल वैसे ही जैसे हेलन केलर थी. आपने नाम सुना होगा हेलन केलर का. जब वो 11 महीने की थी, शी लॉस्ट द पावर ऑफ हियरिंग एंड आईसाइट बोथ. अंधी भी थी, वो बहरी भी थी, और बहरी होने की वजह से वो गूंगी भी हो गई, क्योंकि बहरा इंसान सुनेगा ही नहीं तो बोलने का प्रैक्टिस आएगा नहीं. बट स्टिल शी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ लैंग्वेज. शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन लिटरेचर. एवलिन ग्लिनी एंड बिस्मिल्ला खां, दे बोथ, though they were very simple, but they earned great name and fame. तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे एवलिन ग्लेनी के बारे में. देखिए, रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब लाइक वन वी हैव इन कोलकाता, पाताल रेल बोलते हैं, मेट्रो रेलवे, अंडरग्राउंड रेलवे. तो ऐसे ही अंडरग्राउंड रेलवे में वो जर्नी करने जा रही है. रश आवर क्राउड्स, रश आवर मतलब वो जो मॉर्निंग आवर होता है ना, जिस टाइम में सारे लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड रश आवर. रश आवर का पूरा क्राउड है, सब धक्का मुक्की लगाए हुए हैं, जॉसलिंग कर रहे हैं फॉर पोजीशन पाने के लिए. और कहाँ पे पोजीशन पाना है उनको? प्लेटफॉर्म पे, अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पे. वहीं पे दिखाई देती है एक स्लाइड गर्ल, पतली दुबली सी लड़की, छोटी सी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. कुछ लोग होते हैं ना, जितना उम्र होता है उससे भी छोटे दिखते हैं, दुबले पतले होने की वजह से, इसलिए उनको बोलते हैं स्लाइड फिगर. 17 साल की दिखती नहीं थी वो. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. शी वॉज वेरी नर्वस बिकॉज शी वॉज गोइंग टू अ वेरी reputed place for audition, and at the same time she was also very excited because she was going to do something that she had never expected and it was not possible on her part. That is why she was very excited. As she felt the vibration of the approaching train, जैसे उसने महसूस किया कि ट्रेन आ रहा है, अप्रोच कर रहा है उसकी तरफ, उसका वाइब्रेशन उसने फील कर लिया. ट्रेन के पटरी पे चलने पे जो वाइब्रेट होता है ना जोर से, ग्राउंड, उसने फील कर लिया. ये उसका फर्स्ट डे था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. ये उसका पहला दिन था लंदन का इतना रेपुटेड एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में. ये उसका पहला दिन था, जा रही थी वो. और भाई ये किसी के लिए भी बहुत ही एक्साइटिंग होगा, डॉन्टिंग होगा, उसके लिए हिम्मत वाली बात होगी, डरावनी बात होगी कि वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रहा है, पहला दिन है, तो कैसा उसका एक्साइटमेंट होगा, कितना डरा डरा सा होगा. वो भी बहुत डरी डरी सी थी, एंड स्पेशली बिकॉज शी वॉज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. स्कॉटलैंड में कोई फार्म में रहने वाली, फार्म हाउस जो होता है ना, खेती बाड़ी करने वाले फैमिली की लड़की थी. तो ऐसी लड़की लंदन जा रही है भाई. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन उसके लिए ये जो एक्सपीरियंस था, प्रोफाउंडली, वेरी डीपली, इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन के लिए, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब एक ऐसी संगीत प्रेमी लड़की जो एस्पायरिंग है, जो बनना चाहती है, म्यूजिक को लेकर अपना लाइफ में करियर बनाना चाहती है, उसके लिए एक बिगर चैलेंज था ये. क्यों बिगर चैलेंज था? बिकॉज शी वॉज डेफ, कंप्लीटली डेफ, पूरी तरह से बहरी थी. एवलिन ग्लिनी ऐसी लड़की नहीं थी जो जन्म से ही अंधी थी. उसका ये अंधापन ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ, धीरे 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 धीरे. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी मम्मी से जब पूछा गया ना, तो वो अपनी पुरानी बात को याद करके बता रही है. उसकी मम्मी कह रही है कि मुझे अभी भी याद है जब मेरी बेटी 8 साल की थी और जब वो पियानो बजाने जा रही थी, उसी वक्त मैंने कुछ नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उसकी मम्मी और घर के बाकी मेंबर्स, दे कॉल्ड एवलिन बाय हर नेम, एवलिन, एवलिन, बट एवलिन डिड नॉट हियर देम. उन लोगों को नहीं सुनी, सुन नहीं पाई, मूव नहीं की, वो कोई मूवमेंट नहीं हुआ उसके बॉडी में. तभी मैंने रियलाइज किया, मैंने मतलब कौन? एवलिन की मॉम. शी रियलाइज दैट शी हैड नॉट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी. उसकी मम्मी का नाम है इजाबेल ग्लेनी. फॉर क्वाइट अ वाइल
Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. This was quite insulting. कोई किसी को बहरा बोले, कोई किसी को अंधा बोले, काना बोले. Quite insulting. एवेलिन के लिए भी इंसल्टिंग था. She hid her loss of hearing. उसने अपने इस डेफनेस को छिपाया अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, टीचर्स, सभी लोगों से छिपाया, स्कूल में छिपाया. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो थोड़ी और बड़ी हुई, जब वो 11 साल की हो गई, उसका क्लास ऑफ स्टडी भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसका मार्क्स डिटेरियोरेट होने लगा धीरे धीरे एग्जामिनेशन में, टेस्ट में. तब प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और इजाबेल ग्लेनी को बताया कि आप लोग अपनी बेटी को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बिकॉज शी इज़ लूजिंग हर पावर ऑफ हियरिंग. शी इज़ लूजिंग हर हियरिंग पावर. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. And when Evelyn's mother, Isabel, when she consulted the doctor, then only she came to know that because of nervous problem, because of nerve damage, उसका ये जो loss of hearing था ना, this was caused. तब उसको पता चला कि ये severely impaired हो गया है, बहुत बुरी तरह से बिगड़ उसका hearing power. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. और तब उसको एडवाइस दिया गया. They were advised मतलब उसकी मम्मी डैडी इन लोगों को एडवाइस दिया गया. किसने एडवाइस दिया? कंसल्टेंट फिजिशियन ने, जो डॉक्टर रहा होगा. उसने बोला कि देखिए आप लोग अपनी बेटी को हियरिंग एड लगाइए. हियरिंग एड कान में लगाया जाता है सुनने के लिए, मशीन, और उसको बहरों के स्कूल में भेजिए. जो अपाहिज बच्चे होते हैं, बहरे होते हैं, उनके स्कूल में भेजिए, वहाँ पढ़ाई करेगी. ये सुनने के बाद एवलिन बोल रही है, ये सुनने के बाद एवलिन कह रही है कि when I heard this, then everything was changed, everything turned black. सब कुछ मुझे अंधेरा दिखने लगा. अंधेरा दिखने लगा मतलब ये नहीं कि वो अंधी हो गई. अंधेरा मतलब my future was dark. There was no scope in my life. Now what to do? This was a big question. But Evelyn was not going to give up. लेकिन एवलिन ऐसी लड़की नहीं थी जो हार मान जाएगी. No, never. Give up का मतलब हार जाना, surrender. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने डिटर्मिनेशन लिया, संकल्प लिया कि मैं अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को आगे ले जाऊंगी और नॉर्मल लाइफ जीऊंगी. मैं क्यों हियरिंग एड लगाऊं भाई, मैं नहीं लगाऊंगी. डिटरमाइंड थी वो. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. आप बगल में देख सकते हो जहाँ वर्ड मीनिंग का ब्लॉक है, उधर xylophone का पिक्चर बना हुआ है. एक दिन उसने नोटिस किया कि एक लड़की, कोई दूसरी लड़की xylophone प्ले कर रही थी. एवलिन ग्लेनी ने भी डिसाइडेड किया कि वो भी xylophone बजाना चाहती है. बहुत सारे टीचर्स लोगों ने, म्यूजिक टीचर्स, उन लोगों ने डिस्करेज किया एवलिन को. उन्होंने बोला कि क्यों ऐसा करने जा रही हो, क्यों अपनी बेइज्जती कराने जा रही हो, तुमसे नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा. लेकिन एवलिन नहीं मानी. एक उसी समय में एक रॉन फॉब्स नाम के एक परक्यूशनिस्ट थे. परक्यूशन मतलब जो बीटिंग करके बजाते हैं ना, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को परक्यूशन बोलते हैं. स्ट्राइक कर करके बजाते हैं, उसे परक्यूशन कहते हैं. परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब्स. वो एक अकेले इंसान थे जिन्होंने एवलिन ग्लेनी के पोटेंशियल को स्पॉट आउट किया. उन्होंने देखा कि नहीं, ये लड़की है, जिद्दी है, कर सकती है. उन्होंने समझाया एवलिन ग्लेनी को, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. उन्होंने कहा कि बेटा अपने कान से सुनने का कोशिश मत करो, मत कोशिश करो, क्योंकि तुम नहीं सुन सकती हो ना. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. कोशिश करो कि तुम म्यूजिक को, म्यूजिक के वाइब्रेशन को दूसरे ढंग से फील करो, सेंस करो. सेज एवलिन. एवलिन ने ये बात बताया. किसी रिपोर्टर्स को बताया होगा पूछने पर. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और एवलिन कह रही है कि अचानक से मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि जो ड्रम का नोट्स था ना, परक्यूशन जो बजाया जा रहा था, ड्रम बीटिंग कर करके, उसके वाइब्रेशन में जो नोट निकल रहा था, जो म्यूजिक आ रहा था, वाइब्रेशन, वो हायर ड्रम का जो बीट्स था वो मैं अपने कमर के ऊपर फील कर रही थी, और जो ड्रम का लोअर बीट्स था उसे मैं अपने कमर के नीचे फील कर रही थी, सेंस कर रही थी. इसका मतलब मुझे सेंस करना आ गया अपने बॉडी के
डिफरेंट ऑर्गन्स से मैं सेंस करना सीख गई। अचानक से मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं सेंस कर सकती हूँ, मेरे पास ऐसा पावर है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अपना आई साइट या अपने सुनने का पावर या बोलने का पावर एक चीज़ खो देते हैं तो उनका दूसरा चीज़ ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जैसे लंगड़े लोगों को देखो तो वो लोग हाथों से ही काम चला लेते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं वो लोग पैर से। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। जो रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया ताकि इस मैटर पे एवलिन ग्लेनी को मास्टरी हासिल हो जाए। इसीलिए बार बार रिपीटेशन किया इस एक्सरसाइज का। एंड soon एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और कुछ ही दिनों के अंदर में बहुत जल्दी एवलिन ग्लेनी को एक बात का एहसास होने लगा कि मैं सिर्फ अपने कमर के ऊपर और कमर के नीचे रफली ऐसे नहीं फील कर रही हूँ, बल्कि हर पार्ट में, हर बॉडी के हर ऑर्गन में, जैसे हाथों में, पैरों में, ठीक है ना, स्किन पे मैं फील कर पा रही हूँ म्यूजिक को। मैं अलग अलग साउंड्स को, वाइब्रेशन को फील कर पा रही हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और अब मैं सीख चुकी थी, एवलिन बोल रही है, अब मैं सीख चुकी थी कि मैं कैसे म्यूजिक को, साउंड को, वाइब्रेशन को फील कर सकती हूँ अपने माइंड से, अपनी बॉडी से कैसे फील कर सकती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया था। अब कान की जरूरत नहीं है, अब बॉडी के ऑर्गन से ही, बाकी के डिफरेंट पार्ट से ही फील कर सकती थी। एंड द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और एक बार जब हम लोग कोई आर्ट सीख जाते हैं, अब उस आर्ट पे मास्टरी पाने के लिए ज़रूरत होता है रेगुलर एक्सरसाइज का। अब बस एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, बार बार कोशिश करो, बार बार एक्सरसाइज करो। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद से फिर एवलिन ग्लेनी पीछे मुड़ के नहीं देखी, सफलता की बड़ी बड़ी लिमिट्स को क्रॉस करती गई। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किस किन 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 कंट्री से मिलकर बना है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। अब वो यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारी जगहों पे जा जाकर परफॉर्मेंस करना शुरू की विद यूथ ऑर्केस्ट्रा। वो जिस टीम में जाती थी वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था, सब नौजवान लोगों का मिला जुला कर एक ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? जिसमें बहुत सारे म्यूजिशियन, बहुत सारे म्यूजिक प्लेयर्स एक साथ म्यूजिक प्ले करते हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब तक वो 16 साल की हो गई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने ये डिसीजन ले लिया कि अब तो म्यूजिक ही मेरी जिंदगी होगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. और इंग्लैंड का लंदन में सबसे बड़ा जो म्यूज़िक एकेडमी है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वहाँ उसने ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गई, वहाँ उसने म्यूज़िक सीखना शुरू किया और म्यूज़िक का कोर्स उसने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद जो स्कोर की ना, चौंकाने वाला था। आज तक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में इतना स्कोर किसी ने नहीं किया था जितना स्कोर उसने किया। हाईएस्ट स्कोर उसका था। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और उसके बाद she gradually moved from orchestral work to solo performance. अब धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी पहले तो ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट करती थी बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ, बैंड में, और अब ग्रुप छोड़कर वो सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया। धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी एट द एंड ऑफ द 3-year कोर्स इन द एकेडमी ऑफ द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन, लंदन के उस इंस्टीट्यूट में उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड को कैप्चर कर लिया, बहुत सारे अवार्ड उसने जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सारी चीज़ों के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अच्छा, कुछ लोगों में ऐसा एक एबिलिटी होता है कि बड़ा से बड़ा कारनामा कर लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं मानने को तैयार होते हैं कि ये सब मैंने किया। उनके लिए बहुत ही हम्बल नेचर, उनका ये जो हम्बल नेचर होता है ना, उस हम्बल नेचर की वजह से वो ये नहीं मानते हैं कि मुझ में वो चीज़ था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। काफ़ी हम्बल थी वो भी। कहती है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। कहती है कि देखो, हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। हर आदमी को वो एक लेसन दे रही है, हमें भी, तुम्हें भी, सभी को, कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल तुम कर सकते हो बस हार्ड वर्क से। हार्ड वर्क करो और तुम्हें ये पता रहना चाहिए कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारा टारगेट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स अ टारगेट एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी वजह से वो भी टॉप पे पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब उसके सक्सेस की स्टोरी में अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि कम से कम हजारों किस्म से भी ज़्यादा किस्म का परक्यूशन को उसे बजाना आता था। थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स परक्यूशन का वो बजा लेती थी, उसमें वो मास्टर थी।
और उसके साथ ही साथ वर्ल्ड का मोस्ट सॉट आफ्टर, सॉट वर्ड किससे बना है? सिक से, SEE के। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर ढूंढते हैं, परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं अगर किसी का, तो एवेलिन ग्लिनी का। ये जिस समय लिखा गया था उस समय की बात हो रही है। तो वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर परक्यूशनिस्ट के रूप में उसने सक्सेस पाया। इंटरनेशनल शेड्यूल, कहाँ नहीं गई दुनिया में, दुनिया के हर कंट्री में गई। इट इज इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली। रियली में इंट्रीगिंग है, मतलब देखने लायक बनता है, कोई देखते रह जाएगा अगर देखेगा तो। एवलिन को अगर तुम फंक्शन करता हुआ देखोगे ना, कितना एफर्टलेस तरीके से वो बिना सुने जो वो बजाती है उसको सुनती भी नहीं है, और फिर भी कितना एफर्टलेस तरीके से वो बजा लेती है म्यूजिक को। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। Men with bushy beards give me trouble. She laughed. 2 घंटे तक ये जो राइटर है, राइटर कौन है? डेबोरा काउले। डेबोरा काउले कह रहे हैं कि जब मैं उससे इंटरव्यू ले रहा था तो 2 घंटे तक मेरे बातचीत के बीच में एक भी चीज को वो मिस नहीं की, हर चीज के बारे में डिस्कशन कर रही थी। और वो हंसने लगी एक बात बोल के, बोल रही है कि ये जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं ना, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। दाढ़ी वाले लोगों को देख के मैं परेशान हो जाती हूँ, ट्रबल्ड हो जाती हूँ। और बोलकर हंसने लगी। It is not just washing the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lit. Scottish lit मतलब स्कॉटलैंड के लोगों का बोलने वाला जो लहजा होता है ना, तरीका, उसी तरीके से, उसी टोन के, उसी एक्सेंट के साथ वो बोल रही थी। कह रही थी कि मैं जब बातें करती हूँ तो सिर्फ लिप्स नहीं देखती, बल्कि पूरा चेहरा देखती हूँ, और स्पेशली आईज देखती हूँ लोगों का। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, और जब वो बात करती है तो फ्लॉलेस तरीके से बात करती है, मतलब कोई नर्वसनेस नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। जब उससे पूछा गया कि आप बिना सुने इतना अच्छा बोल कैसे लेती हैं, तो उसने बताया कि देखो, मेरे स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जब बहरी हुई थी तो मैं 11 साल की हो चुकी थी। तब तक मैंने दुनिया भर की बातों को सुन लिया था, मुझे पता है कि उन बातों को कैसे बोलना चाहिए। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन राइटर बोल रहा है कि इस बात से ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 11 साल तक तो उसने स्कॉटलैंड का लैंग्वेज सुना और वही वो बोली, लेकिन उसके बाद उसने फ्रेंच कभी सुना नहीं, उसने जापानीज कभी सुना नहीं, लेकिन वो जापानीज भी बोलना आता है उसको, और फ्रेंच भी बोल लेती है। कैसे बोल लेती है बिना सुने? वो तो कोई म्यूजिक नहीं है जो बॉडी के पार्ट्स में वो फील कर पाएगी। तो दिस इज क्वाइट एस्टोनाइशिंग, क्वाइट सरप्राइजिंग। तो ऐसा होता है ऐसे लोगों के साथ, जो लोग होनहार होते हैं ना, मतलब कुछ भी कर गुजरने का जिनके अंदर जिद होता है, वो कर लेते हैं।